हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सोशल साइंसेज विद पाठक सर। जियोग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में हम लोगों ने रिसोर्स के डिफिनेशन को समझा, रिसोर्स के टाइप्स को पढ़ा। अभी हम इस वीडियो में रिसोर्स प्लानिंग टॉपिक को समझेंगे। ठीक है। रिसोर्स प्लानिंग मीन्स जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, मेक ए प्लान टू जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो क्वेश्चन बनता है कि रिसोर्स को जुडिशियस यूज करने की जरूरत क्या है। पहला, क्यों जरूरी है जुडिशियस यूज? रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, क्योंकि ये रिसोर्स जो है वो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। रिसोर्स नहीं रहेगा तो ह्यूमन लाइफ अर्थ पे पॉसिबल नहीं है। दूसरा, मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगर ह्यूमन को अपने लाइफ के क्वालिटी को मेंटेन करना है, ठीक है, तो उसके लिए रिसोर्स बहुत ही आवश्यक होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, कि ये जो रिसोर्स है क्या है, नेचर ने हमें गिफ्ट में दिया है। और वो क्या करते हैं, वो केयरलेसली रिसोर्स को यूज करते हैं। रिजल्ट क्या होता है, बहुत से प्रॉब्लम को हमें फेस करना पड़ता है। पहला क्या होता है, ओवर यूज से, जैसे केयरलेसली यूज ऑफ रिसोर्स से पहला प्रॉब्लम क्या होता है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स। डिप्लीशन मीन्स क्या होता है, रिडक्शन। डे बाय डे जो हमारा रिसोर्स है वो क्या होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए कुछ ऐसी भी कंट्रीज है जिन्होंने अपने एनर्जी रिसोर्स को केयरलेसली क्या कर दिया है, केयरलेसली फिनिश कर दिया है। रिजल्ट क्या है कि प्रेजेंट डे में उन्हें एनर्जी के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, मीन्स वो अपने कंट्री के लिए एनर्जी जनरेट नहीं कर पा रहे। दूसरा जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। जो पूरा वर्ल्ड है वो क्या है, वो ग्लोबल वार्मिंग के वजह से परेशान है। और ये किसके कारण हुआ है ग्लोबल वार्मिंग, ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज। तीसरा है एक्यूमुलेशन इन फ्यू हैंड, ये जो रिसोर्स है वो पूरी सोसाइटी में इक्वली डिवाइड नहीं है, जिसका रिजल्ट क्या है, कुछ लोग सोसाइटी में बहुत अमीर होते जा रहे हैं और कुछ लोग क्या है, बहुत ही गरीब होते जा रहे हैं। तो ये अमीर गरीब के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस प्रॉब्लम्स को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा रिसोर्स प्लानिंग, कि जो भी हमारे पास रिसोर्स है उसके लिए एक ऐसी प्लानिंग करें कि हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम्स को फेस करना ना पड़े। ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है कि आखिर नीड क्या है रिसोर्स प्लानिंग की, हमें नीड क्या है। नीड मतलब हमें जरूरत क्या है, हम क्यों करें रिसोर्स प्लानिंग। तो पहला नीड क्या है, लेक ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू द लो इकोनॉमिक ग्रोथ, कि अगर आपके पास रिसोर्स नहीं रहेंगे तो क्या होगा, आपका ग्रोथ बड़ा ही लो होगा। फॉर एग्जाम्पल कि हम जब कॉलोनियल पीरियड में देखते हैं तो ब्रिटिश जो थे उन्होंने क्या कर लिया था, उन्होंने मशीनों को क्या कर दिया था, इन्वेंट कर लिया था, जो इंडिया के लोगों के पास उसकी जानकारी नहीं थी। रिजल्ट, जो ब्रिटिश था वो बहुत ही डेवलप्ड था और जो इंडिया था वो बहुत ही बैकवर्ड था। ठीक है। तो अगर रिसोर्स नहीं है तो डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए रिसोर्स प्लानिंग करना जरूरी है। दूसरा, फर्दर जनरेशन नीड टू रिसोर्स फॉर द मेंटेन द गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। रिसोर्स प्लानिंग इसलिए भी जरूरी है कि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन वाला आने वाला है, हमारी जो अगली पीढ़ी आने वाली है, वो भी क्या कर सके, अपने लाइफ के क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए उस रिसोर्स का यूज कर सके। ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है कि आखिर ये रिसोर्स प्लानिंग के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, हम क्या करें कि ठीक है कि हमें रिसोर्स की क्राइसिस भी ना हो और हमारी आने वाली जनरेशन भी क्या करे, रिसोर्स को यूज कर सके। तो इसके लिए कुछ स्टेप लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज, मीन्स टू से कि अगर हमें क्या करना है, अगर हमें रिसोर्स प्लानिंग करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नए नए रिसोर्स का आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा और नए नए रिसोर्स को क्या करना पड़ेगा, डिस्कवर करना पड़ेगा। इन्वॉल्विंग द प्लानिंग स्ट्रक्चर,
फिर हम क्या करेंगे, रिसोर्स से रिलेटेड एक प्लानिंग स्ट्रक्चर करेंगे कि हमारे देश में जो रिसोर्स पाते हैं उसे हम कैसे यूज करेंगे, मैचिंग द प्लान विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, और उसे क्या करेंगे, जो ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान है उसके साथ मैच करेंगे। ठीक है, अब ये बनता है अगला कि टेक्नोलॉजी का आखिर जो रिसोर्स है या जो डेवलपमेंट है इसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि विदाउट टेक्नोलॉजी किसी भी रिसोर्स को हम डेवलप नहीं कर सकते हैं, हम यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर हमें कपड़ा पहनना है तो हमें कॉटन चाहिए, तो कॉटन के साथ एक ऐसी मशीन भी चाहिए जो कॉटन को क्या करे, कपड़े के रूप में तैयार कर दे। तो टेक्नोलॉजी प्ले ए के रोल इन रिसोर्स डेवलपमेंट, कि सबसे जो रिसोर्स डेवलपमेंट में सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो किसका है, टेक्नोलॉजी का है। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड, कि रिसोर्स क्या है, सभी को जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, बट नॉट फॉर एनीथिंग ग्रीड, लेकिन किसी एक के लालच को पूरा करने के लिए ये रिसोर्स जो है वो पर्याप्त नहीं है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक लैंड रिसोर्स। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने रिसोर्स के बारे में पढ़ा कि रिसोर्स क्या होते हैं। ठीक है, रिसोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी होता है। ठीक है, तो हमने बहुत सारे रिसोर्स के इम्पोर्टेंस को पढ़ा, लेकिन एक चीज सोचने वाली बात है कि अगर जो भी रिसोर्स जो होते हैं वो कहाँ से पाए जाते हैं, वो हमारे लैंड से ही मोस्टली पाए जाते हैं। इसलिए हमारा जो अगला टॉपिक है लैंड एज ए रिसोर्स। जैसा कि जानते हैं कि वी लिव ऑन द लैंड, हम कहाँ रहते हैं, लैंड पे रहते हैं। वी परफॉर्मेंस आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड, जो भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं वो कहाँ करते हैं, लैंड पे करते हैं। एंड वी यूज इट इन डिफरेंट वे, और लैंड को हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम लैंड रिसोर्स की बात करें तो जो इंडिया का जियोग्राफिकल रीजन है उसमें 43% जो रीजन है वो प्लेन्स है, 27% जो रीजन है वो प्लेटूज हैं, और 30% जो रीजन्स हैं वो क्या है, माउंटेन्स है। तो इस प्रकार से लैंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है। हर जगह ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है क्या कर सके कि हम फार्मिंग कर सके। कुछ माउंटेन है जहाँ पे फार्मिंग नहीं हो सकती है, या जहाँ के जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होती है। फिर हमने देखा कि कुछ प्लेटूज एरिया हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लैंड जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फिर हम देखते हैं कि टोटल जो जियोग्राफिकल इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया है वो 32,80,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, अगर हेक्टेयर में भी बात करें तो सेम चीज़, और उसमें भी ये जो आपको डाटा दिया जा रहा है वो केवल 93% डाटा है। मतलब आपको हमने बताया कि पूरा अगर जियोग्राफिकल एरिया की बात करें तो लगभग 32,80,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इंडिया में, जो कि पूरे जियोग्राफिकल डाटा का 93% है। 7% एरिया ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, जिसका अभी इस डाटा में एंट्री नहीं किया है, क्योंकि वो जो रीजन है वो क्या है, वो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड रीजन है, जिनको इसमें काउंट नहीं किया गया है। ठीक है, अगला टॉपिक है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया क्या होता है, नेट सोन एरिया इज द टोटल एरिया सोन विद द क्रॉप इन कंट्री। देश के ऑल जो लैंड पीस है, मतलब पूरे देश में जितने पार्ट पे एग्रीकल्चर की जाती है, क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, उसे हम बोलते हैं नेट सोन एरिया। ठीक है, तो ये जो नेट सोन एरिया है वो पूरा इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज। जैसे अगर एग्जांपल है कि पंजाब और हरियाणा ऐसे रीजन्स है जहाँ पे जो नेट सोन एरिया है वो 80% है, और वहीं अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ जो नेट सोन एरिया जो है वो 10% के आसपास है। ठीक है, तो नेट जोन एरिया में इतना हमें डिफरेंट देखने के मिलता है। तो आखिर इसका रीजन क्या है, तो इंडिया में जो है वो लैंड रिसोर्स का डे बाय डे डिग्रेडेशन होता जा रहा है। डिग्रेडेशन मतलब समझ रहे होंगे, रिडक्शन इन क्वालिटी एंड
इन द सॉइल फर्टिलिटी, जो सॉइल की फर्टिलिटी है या जो प्रोडक्टिविटी है, जो क्वालिटी है, वो डे बाय डे क्या हो रही है, रिडक्ट होती जा रही है। कह रहे कि अगर हम बात करें इंडिया में तो टोटल जो डिग्रेडेड एरिया है वो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया ऐसा है जो क्या है, डिग्रेडेड एरिया है। मीन्स वहाँ की जो सॉइल की क्वालिटी है नॉट सुटेबल टू एग्रीकल्चर। ठीक है, तो आखिर इसका रीजन क्या है? इसके कुछ रीजंस है, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। जैसे अगर हरियाणा और पंजाब की बात करते हैं तो वहाँ डिग्रेडेड एरिया का रीजन है ओवर इरिगेशन। ठीक है, अगर हम छत्तीसगढ़ झारखंड की बात करें तो वहाँ रीजन है ओवर माइनिंग। अगर हम राजस्थान गुजरात की बात करें तो वहाँ रीजन है ओवर ग्रेजिंग। ठीक है, तो इनके कारण क्या हो रहा है, डे बाय डे ओवर ग्रेजिंग के कारण, माइनिंग के कारण, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन के कारण डे बाय डे हमारी जो लैंड की फर्टिलिटी है वो रिड्यूस होती जा रही है। ठीक है, तो आखिर डे बाय डे प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होती जा रही है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसका सोल्यूशन क्या है? क्या सोल्यूशन है कि हम लैंड के डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर सके? तो इसमें जो पहला सोल्यूशन है, कंट्रोल ऑन ओवर इरिगेशन, ओवर ग्रेजिंग एंड ओवर माइनिंग की जो ये एक्टिविटीज है, ओवर इरिगेशन या ग्रेजिंग या ओवर माइनिंग, अगर इसको कंट्रोल किया जाए तो डिग्रेडेशन को रोका जा सकता है। दूसरा एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन मीन्स आप जानते होंगे प्लांटिंग ऑफ ट्री। अगर हम लार्ज स्केल पे प्लांटिंग करते हैं, पेड़ लगाते हैं, तभी भी हम डिग्रेडेशन के प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तीसरा प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट लैंड। जो भी कंट्रीज के अंदर वेस्ट लैंड है, ठीक है, तो अगर उनको हम प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करें, ठीक है, तो इस डिग्रेडेशन के प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सॉइल एज ए रिसोर्स। जो भी नोट्स और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है आज मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हमारे नोट्स को आप एक बार अपने नोटबुक में लिखें और साथ साथ जब मैं वीडियो एक्सप्लेन करता हूं तो उसके साथ उसे समझने का प्रयास करें। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसमें हम लोग सॉइल एज रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग हमारा वीडियो देखते रहिए। अपने दोस्तों को भी आप सलाह दीजिए कि ज्योग्राफी का पार्ट 2 हो गया है। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे आपके साथ कल। थैंक्स।